एक सवाल अक्सर पूछा जाता है कि इंडिया ने अपनी जिंदगी भर की कमाई, अपनी कुल जमा पूंजी यानी कि अवामी लीग की सरकार को धपड़धूस होने से बचाने के लिए क्या इकदामात किए। गुज़िश्ता साल जो बांग्लादेशी लोगों का रिवॉल्यूशन आया है, कौमी रिवॉल्यूशन था ये, पब्लिक की तरफ से एक रिवॉल्यूशन आया इंडिया के खिलाफ और उनकी पपेट के खिलाफ। तो इस रिवॉल्यूशन को क्रश करने के लिए इंडिया की तरफ से क्या इकदामात उठाए गए, ये सवाल बहुत पूछा जाता है। अब आज इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, वेटर साहब, सुब्रमण्यम स्वामी इनको वेटर कहते हैं, तो वेटर साहब से आज ये सवाल पूछा गया कि आपने क्या किया इस हवाले से। बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब दिया उन्होंने, बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब दिया, मुझे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। उन्होंने एक तरह से अपनी बेबसी का इजहार किया, बेसिकली अपनी बेबसी का इजहार किया, और उन्होंने कहा कि हमारे पास कुछ ज़्यादा ऑप्शंस थे नहीं उस वक्त। गालिबन उन्होंने इशारा इस तरफ किया कि हमारे पास जो ऑप्शन था यानी कि मिलिट्री का, तो उसके ऊपर भी यूनाइटेड नेशंस की जानिब से कांटा लगा दिया गया था, यानी वो वाला ऑप्शन भी हमारे लिए नल एंड वाइड हो चुका था। तो उसके अलावा हमारे पास और कोई विकल्प नहीं था, ऑप्शन नहीं था, रास्ता नहीं था हसीना को वहाँ पर बचाने के लिए। साथ में उन्होंने ये ज़रूर कहा कि हसीना एक पावरफुल किस्म की लीडर रही वहाँ पे, और सारा का सारा जो निज़ाम था, पूरा का पूरा जो बांग्लादेश का सिस्टम था, वो सेंट्रलाइज्ड कर दिया गया था। तमाम तर पावर जो था बांग्लादेश का एक शख्सियत के पास था जो कि ऊपर बैठी हुई थी, यानी शेख हसीना। तो पावर तो उनके पास ऑलरेडी था, महकमे जो थे, इंस्टीट्यूशंस जितने भी थे, वो भी उनके कंट्रोल में थे। तो इंडिया इसके अलावा और क्या कर सकता था? ज़्यादा से ज़्यादा यही कर सकता था, अपने जो एसेट्स थे उनको कह सकता था कि आप इनकी हेल्प करिए, तो वो तो वैसे ही कर रहे थे, हेल्प तो इनकी वैसे ही हो रही थी ना। ऐसा तो नहीं है कि सिस्टम की सपोर्ट इनके पीछे से हट गई थी, ऐसा नहीं है। मिलिट्री बल के आखिर तक थोड़ा बहुत उनके साथ रही, इसी वजह से तो देखें ना, ये यहाँ से सही सलामत वहाँ से बच के निकल गई इंडिया की तरफ। सिस्टम से सपोर्ट थी तभी बच के निकल गई ना, अगर सिस्टम से सपोर्ट नहीं होती तो बच के नहीं निकलती है, फरार नहीं हो पाती इंडिया की तरफ। लेकिन ये आसानी के साथ फरार हो गई, वहाँ पर तख्ता पलट होने के बाद आसानी से फरार हो गई, कोई ख़ास रेजिस्टेंस का सामना उनको करना नहीं पड़ा। अपनी ऑफिशियल रेजिडेंस से ये गई हैं वहाँ पर एयरफोर्स की फैसिलिटी के ऊपर, और फिर वहाँ से ये इंडिया गई हैं, तो इनको तो सिस्टम की भरपूर सपोर्ट हासिल रही, तो ताकत तो इनके पास थी यूज़ करने के लिए। इट्स जस्ट दैट तमाम तर ऑप्शंस इस्तेमाल करने के बावजूद भी हसीना साहिबा की दाल नहीं गली और वो फेल रही हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड ने जयशंकर के इन बातों के हवाले से लिखा है कि इंडिया वाज अवेयर ऑफ एंटी हसीना वेव बट कुड नॉट इंटरफेयर जयशंकर। एंटी हसीना वेव मेरे ख्याल से ये अप्रोप्रिएट वर्ड नहीं है, ये एंटी हसीना / एंटी इंडिया वेव थी। इसकी वजह यह है कि इंडिया घुसा हुआ था, सिस्टम के अंदर घुसा हुआ था। यकीन करिए, अगर इंटरफेरेंस ना होती ना, एंटी इंडिया कैंपेन ही ना स्टार्ट होती। अगर इंडियन इंटरफेरेंस ना होती, मेरे ख्याल से इंडिया सबसे ज़्यादा रिलेवेंट मुल्क होता इस वक्त बांग्लादेश के लिए। लेकिन उन्होंने इंटरफेरेंस भेजा करके, खामखा की इंटरफेरेंस, अपने लिए खुद ही वहाँ पर मसाइल क्रिएट किए हैं। वो कहते हैं कि जयशंकर briefed members of the Indian Parliament on India's foreign policy with regard to Bangladesh. Myanmar says SAARC is not off the table. असल में पार्लियामेंट वालों ने उनसे पूछा, वहाँ पर अपोजिशन की भी पार्टियाँ होती हैं, दीगर भी होते हैं, उन्होंने कहा इनसे कि भाई बताओ, ये जो इतना बड़ा वहाँ पर आपने भंड मारा है बांग्लादेश के अंदर, तो वहाँ क्या किया आपने? हमारी तो सारी ज़िंदगी की कमाई इनके ऊपर लगी हुई थी, हसीना के ऊपर। राइट फ्रॉम 1970s हम इन्हीं को सपोर्ट कर रहे थे। 1970s, लुक एट द टाइम, 55 साल से लेके हसीना को ये सपोर्ट कर रहे थे। पहले तो उनको खिला पिला के जवान भी इन्होंने ही किया है। इंडिया रहती थी ना, शेख मुजीब को जब कत्ल कर दिया गया था तो उसके बाद इंडिया में ही थी, तो ज़िंदगी भर की कमाई इंडिया ने अपनी आंखों से लूटते हुए देखी। तो जयशंकर से यही सवाल पूछा गया कि इसको बचाने के लिए फिर आपने क्या किया। इस पे जयशंकर ने अपनी बेबसी का इजहार किया। वो कहते हैं कि ही फर्दर टोल्ड द कमेटी that India lacked the needed leverage over Hasina to interfere. As Hasina, who could only be advised, he told members of the parliament. झूठ बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं हसीना को हम सिर्फ एडवाइज कर सकते थे। एडवाइज करने के अलावा जितना भी उनके पास ग्राउंड पे उनके एसेट्स मौजूद थे इंडिया के, वो इनकी सपोर्ट कर रहे थे शेख हसीना की। पुलिस को भी अनलिश किया गया, बाकी की फोर्सेस को भी अनलिश किया गया। इसके अलावा और क्या सपोर्ट आप चाहते हैं?
यही कुछ था ना भाई, इसके अलावा तो कुछ नहीं था। और क्या आप करते, और क्या इन्वेजन करते, फौजें भेज देते, और तो यही ऑप्शन बच गया था सिर्फ। इसके अलावा बाकी सब कुछ कर दिया उन्होंने इस एक ऑप्शन के अलावा। कहते हैं जयशंकर मेंशन्ड द यूएन ह्यूमन राइट्स चीफ वोल्कर टर्क्स रीसेंट रिमार्क्स अबाउट द यूएन वार्निंग the Bangladesh army against a confrontation with unarmed protesters during the anti-Hasina protests, that such a move would prompt the UN to ban the army from peacekeeping operations. तो उनके ऊपर भी इन्होंने डाल दिया, आर्मी वालों के ऊपर। शायद वो पार्लियामेंट को यही इशारा करने की कोशिश कर रहे थे कि आर्मी के अंदर जो प्रो हसीना ग्रुप था, प्रो हसीना ग्रुप प्रो इंडिया ग्रुप ही है असल में। तो शायद ये इनडायरेक्टली, अब जाहिर सी बात है पार्लियामेंट में खड़े होकर खुल के तो इस तरह से नहीं बोल सकते ना कि वहां पर हमारे भी लोग मौजूद थे या क्या। इस तरह इशारा कर रहे थे कि वो जो लोग थे फौज के अंदर जो कि हसीना की साइड पे थे, वो इसलिए कुछ नहीं कर सके क्योंकि बीच में ये आ गए थे यूएन वाले। तो यूएन वाले जब आ गए तो फिर इनके हाथ बांध दिए गए फौज के। एज अ रिजल्ट शेख हसीना का धड़ तख्ता हुआ है वहां पे। अच्छा खैर, ये तो सारी पास्ट की चीजें हैं ना, ये तो तमाम चीजें हो गई हैं। बड़ा अच्छा होता अगर इंडिया की पार्लियामेंट में ये पूछा जाता जयशंकर से कि अब हसीना हमारे किस काम की हैं। ये अगर उनसे पूछा जाता तो बेहतर होता कि अब हमारे किस काम की हैं और क्यों हम इनको लेकर बांग्लादेश के साथ अपने ताल्लुकात ख़राब करने में तुले हुए हैं, इनको रख के क्यों बैठे हुए हैं यहाँ पर। ये पूछा जाता तो अच्छा होता, जयशंकर इसका भी जवाब देता तो बेहतर होगा कि आखिर इनकी रिलेवेंस क्या है। आप देखें ना, जो अवामी लीग 2.0 जिसे कहा जा रहा है, तो वो जो दूसरी अवामी लीग बनाने की कोशिश की जा रही है उसमें वैसे ही ये माइनस है। शेख हसीना वैसे ही माइनस है, उसके अंदर वो नहीं है। इसका मतलब है इनका पॉलिटिकल कैरियर इनके हैंडलर्स की जानिब से ही ज़ीरो कर दिया गया है, बिकॉज दे नो कि इनको दोबारा से नियर फ्यूचर में नहीं रखा जा सकता, रिवाइव नहीं किया जा सकता इनकी पॉलिटिक्स को। ये ख़त्म है अभी इनकी पॉलिटिक्स। पिछले दिनों स्टूडेंट लीडर ने कहा ना कि कंटोनमेंट के इलाके के अंदर हमें कहा गया कि नई अवामी लीग आएगी, वो इनको डिसोन करेगी, वो इनके खिलाफ स्टेटमेंट्स देंगी, इनके खिलाफ जो केसेस चलेंगे उसमें भी ये आपकी हेल्प करेंगे, सारा कुछ करेंगे, बस इनको बर्दाश्त कर लो। किसी तरह से अवामी लीग मौजूद हो पार्लियामेंट के अंदर। बांग्लादेशी जो स्टूडेंट नेता है उनको ये सीट शेयरिंग की ऑफर दी गई थी, उन्होंने रिजेक्ट कर दी, और बात है। इसका मतलब है कि खुद इंडिया के भी जो डिजाइन्स हैं उनके अंदर हसीना नजर नहीं आ रही आपको। इंडिया की ये असेसमेंट है शायद कि इनको जो दोबारा से इंस्टॉल करने का हमारा एक प्रयास है वो फेल हो चुका है, इनकी एक्सेप्टेंस नहीं है, शी इज एक्सट्रीमली अनपॉपुलर। आज जयशंकर ने भी एंटी हसीना वेव का नाम दिया है कि वहां पर जो मुजाहरे हुए दैट वाज एंटी हसीना वेव, यानी कि ये मानते हैं, असल में मान रहे हैं अपने पार्लियामेंट में कि ये बहुत ज़्यादा अनपॉपुलर हो गई थी शेख हसीना साहबा, और हमें पता था कि ये बहुत ज़्यादा अनपॉपुलर है। तो इस सवाल का जवाब उनको यकीनन देना चाहिए था कि इस कदर अनपॉपुलरिटी के बावजूद भी आखिर वो इनको सपोर्ट क्यों कर रहे हैं, वहाँ पर रख के क्यों बैठे हुए हैं, फॉर वॉट, क्या इसकी स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस क्या है इंडिया के लिए, रेलेवेंस क्या है शेख हसीना की आज के दौर में। भाई ये वहाँ से बैठकर कुछ भी कहती रही, इसका क्या असर पड़ेगा बांग्लादेश के लोगों के ऊपर। कोई अगर इनको लीडर ही नहीं मान रहा तो इनके बात का क्या असर पड़ेगा, कुछ भी नहीं पड़ेगा ना। तो मेरे ख्याल से ये सवाल इनसे पूछा जाता पार्लियामेंट में कि हम फिर इनको यहाँ रख के क्यों बैठे हुए हैं, तो वो ज़्यादा मुनासिब रहता।